8 फरवरी के इंतखाबात कई एतबार से गैर मामूली रहे। इन इंतखाबात में तकरीबन तमाम ऐसे सियासी रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था, यानी PTI से निकले और रांदे दरगाह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिक वज़राए आला परवेज़ खट्टक और महमूद खान और इमरान खान के साबिक दरीना साथी जहांगीर तरीन बुरी तरह नाकाम हुए। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से इंतखाब लड़ने वाले जहांगीर तरीन किसी नशिस्त पर कामयाब ना हो सके। उनकी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी। इसी तरह परवेज़ खट्टक को अपने आबाई हल्के नौशेरा से कौमी असम्बली की 1 और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नाकामी का मुँह देखना पड़ा, जबकि उनकी जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पूरे KP में सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। इंतखाबात में अवाम ने इन दोनों जमातों का भुरकस निकाल दिया और इंतखाबी नताइज के बाद जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया और अपने बयान में सियासत से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार करने का भी ऐलान किया। IPP ने मजबूरी तौर पर 27 कौमी और 70 सूबाई असम्बलियों पर इंतखाब लड़ा। इंतखाबात से कबल IPP ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट भी की, जिसके तहत नून लीग ने इलेक्शन में कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों पर IPP के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। इन सब के बावजूद IPP का सफाया हो गया और साबिक वजीर गुलाम सरवर खान, फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर खान, नुमान लंगड़ियाल, हाशिम डोगर, आमिर किरियानी जैसे रहनुमाओं को अवाम ने आईना दिखाकर शिकस्त से दोचार किया। दिलचस्प बात यह है कि IPP की जानिब से इंतखाबात से कबल पंजाब और मरकज़ में नून लीग के साथ हुकूमत बनाने और मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए दावे किए गए थे। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद जब PTI पर बुरा वक्त आया तो बहुत से पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी और इमरान खान का साथ छोड़ दिया। उन्हीं में इमरान खान हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खट्टक शामिल थे, जिन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियन की बुनियाद रखी, मगर वो कौमी असम्बली की 1 नशिस्त भी नहीं जीत सके, जबकि KP की सूबाई असम्बली में भी सिर्फ 2 ही नशिस्तें उनके हिस्से में आई हैं। परवेज़ खट्टक के 2 बेटे एक दामाद नौशहरे की 7 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीता। सूबे के साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी सवात से कौमी और सूबाई असम्बली की कोई नशिस्त नहीं जीत सके। दिलचस्प तौर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान परवेज़ खट्टक सूबे का अगला वज़ीर आला बनने के बड़े बड़े दावे खुलेआम कर रहे थे। अलहदा हम जायज़ा लेंगे IPP का सफाया पंजाब में और PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक वाली का सफाया KP में। पहले पंजाब का जायज़ा लेते हैं। जुल्क़रनैन ताहिर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्क़रनैन साहब, ये बताइएगा कि ये तो काफ़ी बहुत बड़ा सेटबैक है IPP का, क्योंकि जिस तरह से नून लीग ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की थी, 7 नेशनल असम्बली की सीट्स, 11 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स, और उस पर इस बुरी तरह से हारना, क्या ये मिसकैलकुलेशन थी या ये PTI वेव थी? ये क्या हुआ है आपके ख्याल में? थैंक यू कामरान साहब। देखें, जब IPP बनी उस वक़्त इसको कहा जा रहा था ये किंग्स पार्टी है, और मेरा ख्याल है कि अपनी तारीख में हमने शायद ही फर्स्ट टाइम ही देखा हो कि कोई पार्टी जिसके ऊपर टैग हो किंग्स पार्टी का और इलेक्शन में उसका ये हाल हुआ हो। इससे पहले हमने काफ लीग देखी, लेकिन काफ लीग को जब टैग लगा मुशर्रफ साहब के दौर में कि किंग्स पार्टी है, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट में भी आई। अब इनका देखें, ये शुरू में ही प्रॉब्लम एक ये आया कि इनको यही लगा कि जो हॉट टिकट है वो PTI की उसकी है PML नून की, और हम PML नून से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएं, और जितनी हमें उधर से सीटें मिलेंगी वो तो हमारी सीटें पक्की होंगी, उसको तो कोई छेड़ेगा नहीं। और उसके अलावा हम साथ में अगर अपने तौर पे 10 से 15 सीटें या इसी तरह प्रोविंशियल में कोई 15-20 सीटें ले जाएंगे, तो हम ना सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करेंगे और शायद चीफ मिनिस्टर की स्लॉट भी ले जाएंगे। और इवन अलीम खान साहब इससे पहले एक काफ़ी सारे सर्कल्स में उनका नाम चलता रहा कि वो भी कंटेंडर हैं चीफ मिनिस्टर के। सिमिलरली नेशनल असम्बली में जब इनको 7 सीटें मिली नून की तरफ से, तो इनके रहनुमा से मेरी बात होती है तो कहते हैं ये 7 तो पक्की हैं, 7 के साथ अगर हमने इतनी ही और जोड़ ली तो 15 के साथ हम एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप के तौर पे सेंटर में जाएंगे और एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। लाइक जो भी कोलिशन बनेगी, हमारा रोल लाइक दैट ऑफ माजी की काफ का भी हो जाएगा, जिसमें थोड़ी सीटों तो फिर हुआ क्या है ये बताए ना कि 8 फरवरी को हुआ क्या है? ये तो कंप्लीट डिजास्टर हुआ है, खास तौर पे जहांगीर तरीन साहब के साथ, तमाम लोगों के साथ अगर कहें, क्योंकि बहरहाल ये यहाँ से लाहौर से एक सीट जीत ली है, ऑन चौधरी वाली जो सीट है, मगर उसके बारे में भी आपको मालूम है कि क्या बातें हो रही हैं। तो ओवरऑल ये डिजास्टर जो है इसकी क्या वजह है? जी, इसका अगर आप 1 बाय 1 देखें, लाइक 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मेजरली जाती हैं। इनका ओवर अलायंस था PML नून के वोटर पे ऊपर कि वर्कर्स इनके साथ PML नून का काम करेगा और वोटर को निकालेगा, वो हमें PML नून का कैंडिडेट समझ के वोट डालेगा। वो ऐसा हुआ नहीं है।
और सेकंड जो इसमें इनका प्रॉब्लम आया है कि ये दूसरी तरफ देख रहे थे कि चूंकि उन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारी कमिटमेंट की हैं, हमने भी उनका काफ़ी सारी चीज़ें ऑनर की थी, काफ़ी जो चीज़ें चलती रहीं, तो वो इसको मेक श्योर कर देंगे कि हमें असम्बली में पहुंचाना उन्होंने है। तो ये दो ओवर अलायंस और बिल्कुल जिसे कह लें कि बाकी चीज़ें ये छोड़ के इलेक्शन लड़ने लग गए, तो ये वेंट लेकिन अल्टीमेटली और इससे पहले ये देखिए जुल्करनैन साहब, वोट तो आवाम का था ना, वो जितवा कैसे देंगे? वो खुद ना जीत सकते तो किसी और को, और कौन सी जमात जो है उसके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि वो कहे कि बस जिसको वो चाहे जितवा दे? तो वोट तो नहीं पड़ा ना इनको, पब्लिक ने तो इनको रिजेक्ट किया है ना, ये IPP को। जी रिजेक्ट किया। और इवन आप देखें जहांगीर खान तरीन जो आज रिज़ाइन कर गए हैं, अगर ये दोनों सीटों में लोधरा या मुल्तान से एक सीट भी जीते होते तो शायद आज मतलब रिज़ाइन ना करते और कहते चलें जी 3 सीटों के साथ ही, 2 तो ऑलरेडी जीती हुई हैं जो कि अभी कोर्ट में उनका भी चलना है मामला, तो मैं जी इसमें कोई ना कोई रोल प्ले करूँगा। जहांगीर खान तरीन साहब का ये था कि इनको एक ये भी मशवरा शुरू में दिया गया जब ये IPP बनी कि आप सम हाउ मे 9 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैं उनको लेके तो उसकी कंडेमनेशन रखें, लेकिन आप अपने आप को अलाइन रखें PTI के वोटर को ऑन बोर्ड करने के लिए, किसी तरह वो आप उसकी हमदर्दी विन करने तो, और आप नून लीग की B टीम ना बने। तो ये अब इनके लीडर जिनसे मेरी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जनाब जब हमने PML नून का एज ए B टीम का टैग लगा लिया और ये वेव आई, उसमें तो हमने वैसे ही मारे जाना था, और दैट एग्जैक्टली हैपन। और अगर ये स्मार्ट प्ले करते, अब जिसे कह लें कि आफ्टर थॉट है, और जिसे कहते हैं ना कि इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि उस वक्त हम ये स्मार्ट प्ले कर देते कि हम PML नून पे पूरे का पूरा चढ़ाई रखते और हम थोड़ा सा PTI वर्कर की सिंपैथी लेने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो शायद ये सिचुएशन ना होती और इस वेव में कोई कुछ अच्छी सीटें शायद हम निकाल सकते। तो ये कैलकुलेशन इनकी जो ये समझ रहे हैं कि पूरी रॉन्ग गई। इसी नौइयत की एक बड़ी डिज़ास्टर हुआ, एक बहुत बड़ी वेव आई है जो कि वाकई PTI की वेव थी KP में, जहाँ पर PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक और महमूद ख़ान, 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आला की PTI के साबिक़ बहुत कलीदी रहनुमाओं की जमात, उसका सफाया हो गया। और न सिर्फ ये कि उसका सफाया हुआ, वहाँ तो JUIF का भी सफाया हो गया, जिसका भी हम बात करेंगे। लेकिन परवेज़ खटक और महमूद ख़ान की जमात का क्या बना, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पेशावर से हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफ़ज़ई। मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब, अभी इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं खाली कि ये जो PTI पार्लियामेंटेरियन थी, इसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। और इससे पहले जब भी हम आपसे बात करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते थे, किसी ने इस किस्म के डिज़ास्टरस आउटकम की कभी बात नहीं की थी कि इनका तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया। जी बहुत शुक्रिया कमर खान साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। असल में यही था, लेकिन चूँकि इनिशियली ये इम्प्रेशन दिया गया था कि जब जिन हालात में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई थी या बनाई गई थी, तो एक तो वो कब टाइम इनको मिला कैंपेन चलाने में, लेकिन जिन हालात में ये पार्टी बनी थी तो आपको पता है कि बाकी लोग मजबूरी के तहत आए थे इसमें और खटक साहब को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन बाकी लोग खामोश रहे। उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब पर तनकीद नहीं की, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन खटक साहब मुसलसल तहरीक इंसाफ के लीडर पर तनकीद करते थे और जितने यहाँ पे मसाइल थे, जो फेलियर्स थी, नाकामियाँ थी, वो उनके खाते में डाले, जो यहाँ पे अचीवमेंट थी वो ख़ुद अपने खाते में डाले। तहरीक इंसाफ को बकौल उन्होंने कहा कि ये मैंने बनाई है, मैंने मजबूत की है सूबे में, और जो 2018 में इनको यहाँ पे हुकूमत मिली मेजॉरिटी में, तो वो कह रहे थे कि मेरी क्या वजह से मिली है। तो जितनी अचीवमेंट थी वो ख़ुद उसका दावा करते थे, और जो नाकामियाँ थी तो वो खान साहब के साथ डालते थे। तो एक मुसलसल उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो एक तो वो जो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, यहाँ पे जितने लोगों को वोट मिला है वो ख्वाह में नए बने हैं, MPA बने हैं। तो लोग, मैं पहले भी आपको कहता था कि उम्मीदवार को नहीं जानते, वो सिर्फ ये पूछते थे कि इमरान खान वाली पार्टी कौन सी है। तो यहाँ पर सब जो लोग हैं वो तो इमरान खान की वजह से जीते हैं, लेकिन खटक साहब जो है उनके बारे में एक इम्प्रेशन था यहाँ पे कि जिस तरह JUI से पहले बात की गई, उनसे कहा गया कि आप इनसे अलायंस करें, चीफ मिनिस्टर ये होंगे, फिर जब उन्होंने इनकार किया तो फिर ANP से बात की गई कि आप उनसे बात करें, चीफ मिनिस्टर ये होंगे। तो ये इस तरह एक इम्प्रेशन था कि शायद खटक साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए लोग जो थे इनकी तरफ देखते थे।
फिर बाद में कुछ लोग ऐसे भी थे कि इन्होंने बराह रास्त इनकी पार्टी के टिकट लेने से इनकार किया, और ये मशवरा हुआ था कि जब हम जीत जाएंगे तो फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको पता है कि खट्टर साहब अक्सर कहते थे कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, तो मेरे लोग हैं, ये मेरे पास ही आएंगे। तो एक तो बहुत, लेकिन हम में सब इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त पीटीआई पार्लियामेंटियरियन परवेज़ खट्टक, महमूद खान की जो रुसवाई हुई है, जो इस पार्टी का हशर नशर हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल केपी में देखें तो सिर्फ ये इस पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का ना हुआ, एएनपी का आप देखें हशर नशर हो गया है, मुस्लिम लीग नून का आप देखें हशर नशर हो गया है, जेयूआईएफ का आप देखें हशर नशर हो गया। ये पीटीआई की वेव इतनी स्ट्रांग थी कि इसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सका। असल में गवर्नर साहब, यहाँ पे आप जिससे भी बात करेंगे तो आम लोग जो है उनका वोट बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स है, इनका वोट बहुत ज़्यादा है। मैं खुद जब जाता था यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे तो तहरीक इंसाफ के लोग या तो बहुत यंगस्टर थे या बहुत जो उम्र सीधे लोग थे, एल्डरली पीपल, वो आते थे और सब तहरीक इंसाफ को वोट डालते थे। तो एक तो व्यू की आपकी बात सही है, लेकिन ज़्यादा काम भी नहीं किए। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 लोगों ने ज़्यादा अपने इलाकों में पैसे खर्च किए। एक परवेज़ खट्टक साहब नौशहरा में बेतहाशा उन्होंने पैसा खर्च किया, बहुत सारे काम किए, और महमूद खान साहब ने स्वात में बेतहाशा पैसा खर्च किया है, असद कैसर साहब ने सवाबी नहीं किया। ये 3 जो लोग हैं इन्होंने तहरीक इंसाफ के हुकूमत में बहुत फ़ायदे उठाए हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी थी तो वो जो आपको पता है कि सेहत कार्ड उन्होंने लॉन्च की थी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो जितने लोगों से मेरी बात हुई थी आम लोग वो कहते हैं कि नहीं, ये जो खान साहब इन्होंने हमें ये सेहत की सहूलत दी थी, अभी वो सख्ती में उस पर सख्ती है, हम उसको वोट देंगे। दूसरा, जब उनको जेल में डाला गया तो सिंपैथी का वोट ज़्यादा उनको पड़ा, लोगों की हमदर्दियाँ उनसे हासिल की। तो जो बाकी पार्टीज़ थी, आपको पता है तहरीक इंसाफ में और बाकी पार्टीज़ में फ़र्क क्या है, ये पार्टी जो है इसमें सब लोग जो वर्कर्स है, जो कारकुन है, मेहनत करके आगे जाते हैं, एमपीए बनते हैं, एमएनए बनते हैं। जो बाकी पार्टीज़ है तो उसमें अभी तक वो जो पुराना सिस्टम है वो चल रहा है, खान है, लैंडलॉर्ड है, तो वो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में वोटर तब्दील हो चुका है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन 2024 ने एक और बड़ा इंकशाफ किया, एक बड़ा झटका दिया पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों के लिए। ये एक बहुत ही नुकसानदेह इलेक्शन साबित हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा है मजहबी सियासी जमातों को। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। 2024 इंतखाबात मजहबी जमातों के लिए अच्छी खबर नहीं लाए। जेयूआईएफ, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कुल मिला के 23 सीटें ही जीत सकीं, जबकि मुल्क भर की मजहबी जमातों ने कौमी असम्बली में 600 से ज़ायद, जबकि सूबाई असम्बली में 1400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में उतारे। यानी 2000 से ज़ायद नशिस्तों पर 23 उम्मीदवार ही कामयाब हो सके। जमात उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा से बिल्कुल फारिग हो गई। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पीटीआई के उम्मीदवारों ने मैदान मारा और जेयूआईएफ को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। सूबे की 115 नशिस्तों में से मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी सिर्फ 7 नशिस्तें जीत चुकी, और जबकि खुद मौलाना फजलुर रहमान को डीआई खान में उनकी आबाई सीट पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने हराया, जबकि उनके भाई और बेटे भी किसी भी नशिस्त पर कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता बलोचिस्तान से जेयूआईएफ ने 11 सूबाई नशिस्तें अपने नाम की, जबकि पार्टी को पंजाब और सिंध से एक भी नशिस्त नहीं मिली। जेयूआईएफ कौमी असम्बली की कुल 4 नशिस्तों पर कामयाब है, जिसमें कि पिश्तीन से मौलाना फजलुर रहमान की जीती नशिस्त शामिल है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुल्क भर में सफाया हो चुका है। टीएलपी पंजाब असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी, जबकि मजमूई तौर पर पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 700 से ज़ायद उम्मीदवार खड़े किए। इसी तरह से जमात इस्लामी को भी मुल्क भर से मजमूई तौर पर सिर्फ 6 सूबाई नशिस्तें मिली हैं, और जबकि कराची में जमात इस्लामी को एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा, जहां उसे सिर्फ 2 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी के बाद अब जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सिराजुल हक ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेहनत और कोशिश के बावजूद जमात को कामयाबी नहीं दिला सका, इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा देता हूँ। ये हुआ मजहबी सियासी जमातों का अंजाम इलेक्शन 2024 में। इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद में मजहबी उमूर के सीनियर सहाफ़ी सबूक सैयद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सैयद साहब। इस मौजू पे आपसे पहले भी बात हुई है। ओवरऑल ही हम देखें, वैसे तो टीएलपी का मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन ओवरऑल देखें जेयूआई केपी से गायब हो गई, जेयूआईएफ जमात इस्लामी मजमूई तौर पर सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर सकी, और ये जो तमाम मजहबी जमातें हैं उनके लिए शायद बदतरीन साल साबित हुआ है 2024।
बिल्कुल इसी तरह ही है, और मुझे तो ज़ाती तौर पर इतनी तवक्को नहीं थी कि वो इस बुरी तरह इस मैदान से हारेंगे, और ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में, तहरीक लब्बैक के बारे में और जमात इस्लामी के हवाले से इस बात का इम्कान था कि वो कुछ ना कुछ अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन जो लहर चली तहरीक इंसाफ की, उसने सबको अपने उसमें खसो खाशाक की तरह बहा के रख दिया। और आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मौलाना फजल रहमान साहब सीट अपनी जीतते हैं जाकर बॉर्डर के पास पेशीन से, बलूचिस्तान से, वहाँ से जाकर उन्होंने सीट वहाँ से निकाली है। और TLP क्योंकि पूरे पाकिस्तान में 129 कौमी असम्बली के हलकों से उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 724 के करीब कुल उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से एक सीट वो निकाल सके हैं। और क्योंकि अब सब जमातें यही कह रही हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, धांधली के ख़िलाफ़ धरने भी दे रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनका बहुत बुरा फेलियर हमारे सामने आया। अच्छा, उसके अंदर वजूहात में अगर जिक्र करें तो कामरान साहब, एक बड़ी वजह यह है कि इस बार जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के हर हलके में अपने कौमी असम्बली के लिए भी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े किए हुए थे। अब TLP ने भी सेम यही काम किया हुआ था, जमीयत उलमा इस्लाम ने कई हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हुए थे, पाकिस्तान राय हक पार्टी ने, मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने, मरकज़ी क्या कहते हैं मुस्लिम लीग जो है, जो जमात दावा का एक ऑफशूट है, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान से बंदे खड़े किए हुए थे। तो पहले इस तरह होता था कि हर हलके में दो किस्म के वोट होते हैं, एक जो खालिस सेक्टेरियन वोट है तो वो अपने ही बंदों को वोट पोल करता है, और दूसरा जो आम मजहबी जहन है, जो किसी भी जगह जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेता है तो वो देखता है कि मजहबी लोग हैं तो उन्हें वोट देता है। तो ये जो इस दफ़ा आम जो मजहबी वोट था वो भी थोड़ा सा टिल्ट उसका तहरीक इंसाफ की तरफ था। और वैसे क्योंकि हर फ़िरक़े से लोग खड़े हुए थे तो इसलिए वो जो मजहबी वोट था वो बहुत ज़्यादा तकसीम हुआ मजहबी जमातों के अंदर ही। तो एक तो इमरान खान साहब की तरफ चला गया और दूसरा मजहबी वोट वहाँ पर तकसीम हुआ। तो हर हलक़े में तकरीबन 15 से 20 हज़ार वोट मजमूई तौर पर जो मजहबी वोट है वो इतना तकसीम हुआ कि उन सब के लिए एक शौक़ का सबब बना और शिकस्त का सबब भी बना। और ये जो तहरीक लब्बैक की जो एक बेहतर सिचुएशन थी 2018 में, और जिस तरह से इसने परफॉर्म किया था, जिस नंबर के वोट्स लिए थे, वो भी बुरी तरह से तहलील हो गया है। तहरीक लब्बैक की जो ये जो तहलील हुई है क़ुव्वत, इसकी बुनियादी वजह क्या है? अच्छा देखें, तहरीक लब्बैक ने 2018 के इलेक्शन में सिंध से 2 सूबाई असम्बली की सीटें निकाली थी, लेकिन उसका जो वोट बैंक था वो 24 लाख था। और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में 3 बड़े महाज बने थे। मुत्तहिदा दीनी महाज एक था, दूसरा मुत्तहिदा मजलिस अमल था, और तहरीक लब्बैक ने अपने तई इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इन सब से ज़्यादा वोट हासिल किया था, 24 लाख वोट हासिल किया 2018 के इलेक्शन में तने तनहा तहरीक लब्बैक ने। लेकिन इस बार 28 लाख वोट हासिल किया है। अगर वोट के हवाले से देखें तो तहरीक लब्बैक का वोट बड़ा है, लेकिन सीटों के हवाले से देखें तो वो पीछे चले गए हैं। लेकिन बहरहाल वो ये सोचते हैं कि पूरे पाकिस्तान से इंतखाबात में अपने लोग खड़े करके उन्होंने पार्टी को एक नई जान और नई राह दी है, और वो अपनी पॉलिटिकल, उनको ये पता चल गया है कि पूरे पाकिस्तान में उनका वोट बैंक कितना है। तो अगर वोट बैंक के हवाले से देखें तो 28 अच्छा, लाख ये मेरे इल्म में नहीं था कि ऐसी ओवरऑल वोट जो है उनका 18 के मुकाबले में ज़्यादा उनको पड़ा है। आपने जैसे बताया कि वो 24 लाख थे, अब 28 लाख हुए 5 साल में। बहरहाल ये कि वो वोट उनका कम नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल किसी किस्म का निशान उनका या इम्पैक्ट नहीं हुआ इस इलेक्शन के अंदर, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी तमाम मजहबी जमातों में सबसे ज़्यादा वोट TLP ने हासिल किया ना, इसका मतलब है। जी बिल्कुल, TLP ने हासिल की, और जमात इस्लामी के जो तकरीबन वोट हैं वो 15 लाख के करीब हैं। यानी जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े किए, और कौमी असम्बली की जो गवादर से सीट थी, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हर जगह उनके लोग मौजूद थे, और वो भी उनका जो वोट है वो 15 लाख के करीब है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि दूसरा जो बड़ा वोट बैंक है वो जमात इस्लामी का है। जमीयत उलमा इस्लाम का अभी तक डेटा इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि इसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सैयद हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बली के गैर हतमी मगर सरकारी नताइज के ऐलान के बाद पार्टी पोजीशन बड़ी हद तक वाज़ेह है। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और नंबर गेम के दाव पेच का आगाज हो गया है। अगरचे मुतअद्दिद हलकों के नताइज अदालतों में चैलेंज किए जा रहे हैं,
मगर फिलहाल नून लीग की 75 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सबसे ज़्यादा 93 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त हैं। गोया कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों समेत किसी को भी सादा अक्सरियत नहीं है। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनती है और मखलूत हुकूमत ही ऐसा लगता है कि बन रही है। ये हम कई हफ्तों से आपको बता रहे हैं। 4 अशरफ मुहीत अपने सहाफ़ी तजर्बे की रोशनी में मैंने 1 फरवरी को ही अपने वीलॉग में और इस प्रोग्राम में नाजरीन को आगाह किया था कि 8 फरवरी को इमरान खान के हामी क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं, इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तें के साथ कहाँ खड़ी होंगी, हुकूमत की साख्त क्या होगी, कौन सा शरीफ वज़ीर आज़म होगा, आसिफ ज़रदारी किस कीमत पर नून लीग से जुड़ेंगे। मैंने 12 रोज़ पहले ही बताया था कि नवाज शरीफ इत्तेहादियों की बेसाखी के सहारे और SIFC के इशारे पर खड़ी हुकूमत को चलाने की सकत नहीं रखते। यकीनन उस वक्त किसी भी जमात को सादा अक्सरियत आज मिली नहीं है। वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान में मखलूक हुकूमत का क़याम अमल में आएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी, KP में PTI की हिमायत याफ्ता अरकान बिला शिरकत गैर सूबाई हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हैं। मरकज़ और पंजाब में PTI की ताकतवर अपोजिशन होगी। इस वक्त मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की पिछले 3 दिनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। आज पीपल्स पार्टी की CEC और JUI की मजलिस शूरा का इजलास है। चेयरमैन, सेनेट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली और अहम वफाकी वजारतों पर भी गुफ्तगू शनीद जारी है। इतलात के मुताबिक वजारत उज़्मा की पावर शेयरिंग में नून लीग के लिए 3 साल और पीपल्स पार्टी के लिए 2 साल के मुबैना फार्मूले पर भी बात हुई है। जबकि नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने की कोशिश हुई जो हमने की थी, आज ख्वाजा आसिफ ने भी वही दोहराई। आसिफ ने तो ऐसे कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के हमारे उम्मीदवार हैं, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कभी उम्मीदवार थे ही नहीं थे। वो ये भूल गए कि मुस्लिम लीग नून पूरी कैंपेन में कहती रही कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और फिर इसका बार बार बरमला इजहार होता रहा। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के आसार अब बिल्कुल मध्यम या शायद ख़त्म हो रहे हैं और अब नून लीग वाले उनका जिक्र भी नहीं कर रहे। इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले इसी नून लीग ने तमाम अखबारात में बज़ाहिर घमंड और तकब्बुर का इजहार करते हुए नवाज शरीफ साहब को अज़ खुद वज़ीर आज़म बना दिया था। जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी और आनन फानन केसेस से खलासी के दौरान नून लीग के रहनुमा बार बार नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के दावे करते रहे और अवाम से कहते रहे कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। अभी तक नून लीग की जानिब से बाकायदा नहीं कहा गया कि वो नहीं होंगे, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं होंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं होंगे। मेरा तो ख्याल ये था कि उनको कभी होना ही नहीं था। बहरहाल मखलूत हुकूमत की तैयारियाँ जारी हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं, मालूमात लेते हैं। इस्लामाबाद में मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। ये बताइएगा कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि रस्मी कार्रवाई बाकी है, गो के नून लीग और पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी बार बार कहती रही कि नून लीग से किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। हम उस वक्त भी जानते थे, उससे पहले भी जानते थे, आज भी जानते थे कि होने ही ऐसा है, ऐसे ही होगा। अब रस्मी कार्रवाई बाकी है। बज़ाहिर ही आपके ख्याल में कोई जेन्युइन इशूज़ भी हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएँ, फिर बिला आखिर आसिफ ज़रदारी सदर बन जाए और शायद इस काबीना में एक बार फिर बिलावल बासानी वज़ीर ख़ारजा बन जाए, या आपके ख्याल में अभी इसमें इसके इम्तहान और भी हैं? साहब अभी मेरे ख्याल में कुछ टाइम लगेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जब मुज़ाकरात होते हैं, जब भी पावर शेयरिंग के मुज़ाकरात होते हैं, तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी टफ़ निगोशिएटर रही है। आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से और इसहाक डार साहब से मुलाकातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो तर्जमान हैं फैसल कुंडी, वो मुसलसल ऐसे बयान दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के जो अरकान हैं, उनमें से भी अक्सर की जो राय पब्लिक भी हुई वो यही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन की नशस्तों पर बैठे, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसको नुकसान पहुँचेगा। दरअसल ये एक तरीक़ाकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि जी हमें पार्टी के अंदर से बड़ा प्रेशर है। अल्टीमेटली होना यही है और जो होने जा रहा है, आपने पहले भी जिक्र किया, आपने पुराना अपना क्लिप भी दिखाया और बड़ा राइटली ये बात है कि ये पावर शेयरिंग होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मेजर पावर शेयर होल्डर्स होंगे और जो तरीक़ाकार है अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि शायद 3 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब और 2 साल के लिए
बिलावल भुट्टो जरदारी, इस तरह की भी बात कोई हो रही है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। और साथ ही साथ पंजाब के हवाले से भी ये बात अच्छा, सामने आई है ये कि जो पंजाब फार्मूला में, है, ये जो पावर पीपल्स- शेयरिंग फार्मूला है, शायद ये बुनियाद बने कि पीपल्स पार्टी जुड़ी रहे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ 3 साल के बाद भी, क्योंकि वरना तो एक उम्र तो 3 साल ही होती है हमारे यहाँ एक हुकूमत की। 3 साल, 3.25 साल, 2.5 साल, 3.25 साल इमरान खान के हो गए थे, तो 3 साल की इसी वक्त जो है इसलिए लकीर खींची गई है। कामरान साहब, मेरा ये ख्याल है कि 2002 ऑनवर्ड जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक बात का डिसीजन कर लिया हुआ था कि वो वज़राए आज़म तब्दील करेंगे, हुकूमत या पार्लियामेंट को डिज़ॉल्व नहीं होने देंगे। और अगर आप पैटर्न देखें 2002 ऑनवर्ड का, उससे पहले तो यही होता था कि हुकूमत तोड़ दी जाती थी, लेकिन 2002 में अक्टूबर में जब जनरल मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में इंतखाबात करवाए गए तो उसके बाद 5 साल असम्बली ने पूरे किए, उसके बाद पीपल्स पार्टी की असम्बली ने 5 साल पूरे किए, लेकिन वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की। फिर नवाज शरीफ साहब की 2013 से 2018 की हुकूमत आई तो वज़ीर आज़म ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की, 5 साल पार्लियामेंट ने पूरे किए। और अब इमरान खान साहब का जब दौर आया तो अगेन, लेकिन अब एक और नया दौर है ना, वज़ीर आज़म तब्दील हो गए। एजाज के एक नया दौर है एजाज सैयद साहब के, ये अब एक SIFC का इदारा वजूद में आ चुका है, कानून के तहत आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसको ला चुके हैं, पार्लियामेंट उसको मंजूर कर चुकी है, और इस तरह से ये कलीदी इख्तियारात मईशत के, अंदरूनी सलामती के, खारजा उमूर के और कौमी सलामती के जो है एक तरह से ओवरऑल ये SIFC को तफवीज़ कर दिए गए हैं, जिसमें मईशत बहुत मरकज़ी किरदार है। और उसको लीड जो है वो अगर आप देखें तो बहरहाल इसकी तश्कील जो है, इसकी तामीर जो है वो GHQ में हुई है। इसको आर्मी चीफ बाकायदा लीड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी साथ होते हैं। तो अब ये एक नया इदारा जन्म में आ चुका है, जिसके बाद जो है ये अब इसकी हुकूमत की कमज़ोरी वगैरह जो है वो इतनी मैटर नहीं करेगी। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें, SIFC के पास इस वक्त सारे इख्तियारात हैं और आगे भी होंगे और बड़े तसल्ली बख्श तरीके से ही आगे चला रहे हैं। जी कामरान साहब, वो तो आप देखिए कि ना सिर्फ SIFC, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में ब्यूरोक्रेसी की स्क्रीनिंग के हवाले से एक फ़ैसला हुआ था कि इख्तियार दिया गया था SI को कि वो ब्यूरोक्रेसी की प्रमोशन और जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से जो रिपोर्ट, जो ISI की रिपोर्ट है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी भी टेक्निकली चली गई हुई है जो SIFC की लीडरशिप के पास। तो अमली तौर पे तो इस वक्त जो खाली मईशत ही नहीं या अंदरूनी सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि जो एग्जेक्टिव है वो भी अमली तौर पर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वही देख रही है। आल्दो के जो वज़न है वो हमेशा से जब भी अगर कोई फेलियर होगा तो उसका जो इल्ज़ाम जो है वो तो सियासी हुकूमतों के ऊपर माजी में। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद हमारे साथ थे। मखलूत हुकूमत की तश्कील पे हमारी बात हो रही थी। बहरहाल जैसे इलेक्शन होने थे हो गए, जो नताइज आने थे आ गए, मखलूत हुकूमत बननी थी वो बन रही है। ताहम इलेक्शन के बाद की सियासी हलचल और हुकूमत साजी की हंगामाराई के माहौल में हौसला अफजा पेशरफ यह है कि मईशत के मामलात SIFC ही चलाएगी। मुल्की मईशत के हवाले से इस्लाहात, निजकारी, तवानाई, कानकनीत और तमाम कारोबारी पॉलिसीज़ में बल्कि कॉर्पोरेट फार्मिंग में बिल्कुल फैसला कुन किरदार SIFC का ही रहेगा। FBR की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, PI की निजकारी होगी, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन होगी, सर्कुलर डेट के हवाले से एक एक्शन प्लान उस पर अमल होगा और माशी बहाली और उसकी तरक्की का मिशन SIFC की छतरी तले पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, जिसकी क़यादत नए वज़ीर आज़म के साथ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ही करते रहेंगे। जबकि इतलात ये है कि SIFC की मौजूदा फिक्स कमेटी में शामिल निगरां काबीना के कुछ अरकान भी नई हुकूमत के तहत इस मिशन को जारी रख सकते हैं। पाकिस्तान का माशी एजेंडा, माशी रिवाइवल, ये SIFC के छतरी तलिए रहेगा और इस इलेक्शन से और इसके नतीजे में होने वाली तब्दीली के असरात बराह रास्त इस मामले को मुतासिर नहीं करेंगे। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ माशी उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। ये बताइएगा कि ये बात कम अज़ कम हमारी बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इत्मीनान का बाइस है कि SIFC का जो रोल है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो मिशन है, उसका जो रिजॉल्व है, वो इस इलेक्शन के हवाले से या इसके नतीजे में आने वाली तब्दीली के हवाले से या आने वाली हुकूमत के हवाले से क़तई तौर पे मुतासिर नहीं होगा। और जैसे कि इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये हमें बात याद दिलाया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ही SIFC की बुनियाद रखी,
तो ये एक बड़ी पॉजिटिव कम अज़ कम हमारी बिजनेस सेक्टर के लिए एक डेवलपमेंट है जो कि हमें लग रहा है कि ये मुतासिर नहीं होगी। आपकी क्या खबर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए SIFC को देखना पड़ेगा इस तनाजुर में कि ये बनी कैसे, इसकी पिछले जो कोई 8 माह की परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, और इसका फिर जो फ्यूचर रोल है वो क्या पॉसिबली हो सकता है। ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे इसका कानून भी बना, उसके बाद इसके नोटिफिकेशन हुआ, इफेक्टिवली जून 2023 से ये बॉडी काम कर रही है। और इसका जो वैसे इसका जो डिज़ाइन था उसके ऊपर जो काम था वो तो अप्रैल 2023 में ही उसके ऊपर काम शुरू हो गया था। अगर इसके आप 8 माह का अरसा को देखें तो इसमें 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि SIFC ने अपना कोई किरदार अदा किया है। एक तो आपने ज़राअत का कहा, एग्रीकल्चर वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर साइड के ऊपर हैं जो मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। उसमें कुछ अभी इश्यूज़ भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो पानी के मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें वो तो चलता रहेगा। दूसरा एरिया जो है वो मिनरल एंड माइंस का है। माइनिंग सेक्टर के ऊपर ऑल्दो उस तरीके से सरमायाकारी नहीं आ सकी जो इनकी एक ख्वाहिश थी, लेकिन जो माइनिंग की पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, और जो उसमें जो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर SIFC का काफ़ी काम है, और इसके ऊपर ये इनका भी फोकस भी है। और डेडिकेटेड जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर भी, और इसी तरह जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो डेडिकेटेड इनका जो स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, वो पंजाब में भी हैं और बाकी जगह पे भी वो बैठ के काम कर रहे हैं। अगर इसका फ्यूचर आप रोल देखें, इसमें 2 चीज़ें अगेन जो मैटर करेंगी। क्या SIFC को एक सुपरा बॉडी का रोल प्ले करना चाहिए, या एक SIFC जो है वो सप्लीमेंट्री बॉडी होगी? एक तो ये वाली चीज़ इसकी देखने वाली होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होगी कि वज़ीर आज़म कौन होगा और वज़ीर ख़जाना कौन होगा, और जो मिलिट्री का रिजॉल्व था कि जो कि वो 12 शो भी कर रहे हैं कि हम इसी रिजॉल्व के साथ SIFC को चलाएंगे। और ये जो रेजोल्यूशन थी, ये 9th SIFC की जो मीटिंग हुई थी गालिबन 2 फरवरी को, उसमें प्रॉबेबली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से भी ये बात हुई कि इसकी कंटिन्यूटी भी होगी, और ना सिर्फ कंटिन्यूटी होगी, एक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर भी होगी। जो काम मौजूदा काबीना ने किया, ये रुखसत होते हुए नई काबीना के साथ बैठेगी और उनको अपने अचीवमेंट्स और जो चैलेंजेस है वो बताएगी, और अगली जो कैबिनेट है इसको टेक ओवर करेगी। जो अगर ये मेरी ज़ाती राय, ये इनका जो 8 माह का एक्सपीरियंस है, अगर ये बॉडी एक सुपरा बॉडी का रोल प्ले करने की बजाय अगर सप्लीमेंट्री बॉडी का रोल प्ले करे, जहाँ पे स्ट्रेंथन करे सिस्टम को, काबीना को, और जो पाक सेक्रेटेरिएट है उसको। लेकिन तो शहबाज राना साहब, यहाँ मैं इंटरवीन करूँगा कि देखें, ये 8 महीने की हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने चले 80 साल का नहीं तो कम से कम 8 साल का तो रिकॉर्ड है, 8 साल से ज़्यादा 18 साल का तो रिकॉर्ड है कि क्या डिलीवर किया है। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के मामलात हों, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हों, चाहे वो हमारे दूसरे फंडामेंटल इश्यूज़ हों, जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मामले हैं। ये स्ट्रेंथन अगर होना होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। बहरहाल SIFC के तहत जो है अभी हमने डिस्कोर्स का मसला हल करना शुरू किया ना, ये लॉन्ग टर्म जो कंसेशन हम दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसको CCOP ने मंजूर कर ही लिया ना, PIA को डिवाइड कर दिया ना हमने 2 हिस्सों में। ये तो हम नहीं कह सकते कि कुछ भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। FBR की रीवैम्पिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, उसमें जो भी एक कंट्रोवर्सी आई या FBR उसके सामने खड़ा हो गया दीवार बन के, वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों तरफ मूवमेंट, हर तरफ मूवमेंट तो हुई है। देखिए, जो मूवमेंट हुई है इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप SIFC का एजेंडा उठा के देखते हैं तो मोर देन 100 आइटम्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त SIFC काम कर रही है। उसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो एरियाज़ हैं जो कि बहुत इमरजेंट नेचर के हैं, जिनके ऊपर फौरी आपको सोल्यूशन चाहिए और आगे बढ़ना, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो शायद SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नहीं आने चाहिए, इन माई हम्बल व्यू। अगर आप 2-3 बड़ी चीज़ों को उठा के देख लें जिसको SIFC ने पुश किया है, FBR की जो रिस्ट्रक्चरिंग थी, देखिए एक परसेप्शन भी दिया जाता है ना कि तमाम फैसले SIFC की बैकिंग है, बहुत सारी चीज़ें SIFC के पास जाती हैं और SIFC कहती है, और ये मिनिटेड चीज़ें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी ये असूली मंजूरी आपके हाथ में है, हमारी सपोर्ट आपके पास है, अब ले जाए रेलिवेंट अप्रूवल बॉडीज़ के ऊपर। SIFC जो है वो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव नहीं कर रही थी, SIFC को बताया गया कि ये वाली रिस्ट्रक्चरिंग ठीक है, उसके ऊपर काबीना की मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी जो काबीना की थी मेंबरान की, वो नहीं हक में थे इस रिस्ट्रक्चरिंग के, वो रिस्ट्रक्चरिंग के हक में थे, इस डिज़ाइन के हक में नहीं थे। इवेंचुअली आपने देखा कि वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाके जो इंप्लीमेंटेशन कमेटी थी उसका नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन आप देखते तो सही कि FBR खुद पहुंच गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको रुकवाने के लिए। देखिए, अगर सिर्फ इसमें मिलिट्री
अगर उसके अंदर फुली सपोर्टिव होती, उसका इस चीज़ की तो सपोर्ट थी, इस्लाहात की, स्ट्रक्चर की सपोर्ट नहीं थी, अगर ये पूरी सपोर्ट होती तो किसी की जरूरत ना होती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाता। जहाँ पे इनकी इफेक्टिवनेस है वो ये है कि जो सर्कुलर डेट वाला प्लान था जिसका आप भी जिक्र फरमा रहे थे, वो अभी IMF ने तो अप्रूव नहीं किया, लेकिन वो उस प्लान में मुझे ज़ाती तौर पर और बाकी लोगों को उसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। वो इंप्लीमेंट होना ही होना है, वो अगली गवर्नमेंट में इसलिए हो जाएगा, इनकी टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो गई है। वो प्लान ठीक था, उसको बैकिंग मिल गई। अगर आपने ये देखा ना, सिर्फ वो सर्कुलर डेट वाला नहीं है, ये 9 सेंट वाला भी ना, कि हमें बहरहाल अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक सस्ती बिजली देनी है, वो भी तो एक SIFC इनिशिएटिव ही है ना। वो SIFC इनिशिएटिव है, वो जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर IMF के कंसर्न इस तरीके से हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक कंधे से इंडस्ट्रियल कंधे से बोझ उठा के आप डोमेस्टिक कंधे के ऊपर डाल रहे हो। वो हम IMF के इतराज की बात नहीं कर रहे, हम तो SIFC के स्कोप की बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ SIFC के रिजॉल्व की बात कर रहा हूँ कि वो पुश करके, अब ठीक है IMF इस पे बात करे या क्वेश्चन करे या डिबेट करे, वो एक अलग बात है, मगर हमने क्विकली प्रोग्राम रेडी करके वहां तक पहुंचा ही दिया ना। ये SIFC के एपेक्स कमेटी ने इसको अप्रूव किया ना। देखिए, ये इसमें SIFC की तो इंडोर्समेंट बाद में, जो सबसे पहले इस पे जो काम किया था वो एनर्जी मिनिस्टर ने किया था। जो चीज हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि जो जी 100% एनर्जी मिनिस्टर ने किया था। आप एनर्जी मिनिस्टर से पूछ ले कि ये इसके पीछे SIFC थी या SIFC की स्ट्रेंथ पे किया है, या उसने अपनी, इससे पहले 50 एनर्जी मिनिस्टर आए, क्या वो इस तरह से काम कर सके? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखें, एक अगर अच्छा प्लान तैयार करके आप SIFC के पास लेके जाएंगे, SIFC उसको स्टैम्प करेगा, वो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। दिस इज माय पॉइंट। जहां पे आपकी वजारत से अगर कोई कमजोरी है, वजीर की तरफ से कमजोरी है, उसके ऊपर SIFC की स्टैम्प भी काम नहीं करती। दैट इज व्हाई आई से कि ये सप्लीमेंट्री चीजें होंगी। किसी भी स्टेज के ऊपर किसी एक साइड को दूसरे को अंडरमाइन नहीं करना पड़ेगा। अगर तो एक दूसरे को ये सप्लीमेंट करेंगे, जो मेरा पॉइंट है, ये और एफिशिएंटली काम करेंगे। अब आगे बढ़िए। अब जब आप आगे बढ़ते हैं और 8 माह का एक रिव्यू करते हैं, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये हैंड इन हैंड होंगे तो और अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर किसी ने SIFC को पुल डाउन करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम होगा। ये तो एब्सोल्युटली 1000% राइट, बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि एक बॉडी अकेले आइसोलेशन में काम करती रहे? सबको सिनर्जी बनानी पड़ेगी, सारे इदारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इट गोज विदाउट सेइंग। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं PTI के आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगले चंद दिन बहुत अहम है, और अगर जैसा कि होना है और होना चाहिए कि इन आज़ाद उम्मीदवारों जिन्होंने कि PTI के नाम पे इलेक्शन लड़ा है, जिन्होंने अपने एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो सब PTI में शामिल हो, तो PTI पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन जाएगी। और ये अब आइंदा चंद दिनों में होगा। इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, कानून ज़ाब्ते क्या कहते हैं, ये हमें बताएंगे अहमद बिलाल महबूब। PTI की जो हिकमत अमली है वो हमें बताएंगे सेनेटर अली ज़फ़र, छोटे से वक्फे के बाद। इलेक्शन 2024 का सबसे मुनफरिद पहलू PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की नंबर गेम में सबसे बड़ी अक्सरियत है। ना PTI की मरकज़ी लीडरशिप थी, ना बल्ले का इंतखाबी निशान था, ना इंतखाबी मुहिम थी, ना लेवल प्लेइंग फील्ड थी, लेकिन PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने इलेक्शन का पासा पलट दिया। अगरचे इन आज़ाद अरकान को PTI और इमरान खान का मैंडेट मिला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ़िलहाल ये आज़ाद अरकान अपनी सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने में भी आज़ाद हैं। इस सूरत हाल में हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात और PTI के कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के मुस्तक़बिल पर गुमगू की कैफियत है। सवालात उठ रहे हैं कि PTI के कामयाब आज़ाद मेंबरान को मखसूस नशिस्तों में अपना हिस्सा लेने के लिए किसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा, या PTI की अपनी सियासी हैसियत बहाल हो सकती है। कहा जाता है कि अगर PTI इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के बाद इंतखाबी निशान बहाल करा लेती तो उसकी मौजूदा मुश्किलात का सामना ना होता, लेकिन PTI ने इंटर पार्टी इलेक्शन का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी करके अचानक मुलतवी कर दिए। PTI की बल्ले से महरूमी के बाद इसके कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबात के 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और कामयाब उम्मीदवारों का एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना होता है, और उसके बाद 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। गोया ज़्यादा से ज़्यादा 22 फरवरी तक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा और 25 फरवरी तक तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी वाबस्तगी का ऐलान करना होगा। इलेक्शन रूल्स सेक्शन 94 के मुताबिक आज़ाद अरकान सिर्फ ऐसी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसके पास अपना इंतखाबी निशान हो।
गोया कानून के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और सियासी जमातों की हतमी पार्टी पोजीशन के बाद ही कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों के लिए 70 मखसूस नशिस्तों की तकसीम होगी। PTI अपने 93 कामयाब आज़ाद अरकान के हिसाब से सिर्फ कौमी असम्बली की कम अज़ कम 24 नशिस्तों की हक़दार है, जबकि सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर भी PTI के कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मुतअद्दिद MPs को मुंतखब करा सकते हैं। मखसूस नशिस्तों में से अपना हिस्सा लेने के लिए PTI की जानिब से इलेक्शन से पहले और बाद में मुतअद्दिद बार ये इंदिया दिया जा चुका है कि वो किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करके उससे इल्हाक कर सकते हैं। खबरें हैं PTI अपनी इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में आर्जी तौर पर जम हो सकती है। अब अगर PTI के हिमायत याफ्ता अरकान किसी भी जमात में शामिल होकर मखसूस नशिस्तों में अपना हिस्सा हासिल नहीं करते तो मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में वाहिद अक्सरियती जमात बन जाएगी। PTI के आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से मायूस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनका नाम आज़ाद उम्मीदवार के बजाय PTI के उम्मीदवार के तौर पर दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि PTI बतौर जमात ख़त्म नहीं हुई, ताहम फ़िलहाल ये पटिशन समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं हुई है। गोया PTI की इंतखाबी निशान बल्ले की तरह आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी हैसियत का कलीदी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हम इसकी इंडिपेंडेंट राय लेते हैं। माहिरीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं? हमारे साथ जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। ये फरमाइएगा कि जब आखिरी बार आपसे इस मौजू पर बात हुई थी, आपके जहन में कतई कोई इबाम नहीं था कि ये आज़ाद अरकान जो हैं अरकान, क्योंकि PTI डीलिस्ट नहीं हुई है, इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की जो मंजूर शुदा जमातें हैं उसमें शामिल है, और वो ये आज़ाद अरकान जो है वो आसानी से PTI की शनाख्त इख्तियार कर लेंगे। यही अभी भी आपकी पोजीशन यही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे इस तरह की कोई रुकावट नहीं है, बल्कि इस दौरान एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी हमारे सामने आई है। जैसे 2019 में जो फाटा के मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन हुए थे, वहाँ के 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने एक पार्लिमानी पार्टी की बुनियाद रखी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की। और वो बाप ने हालांकि अपनी कोई मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी नहीं दी हुई थी, लेकिन फिर भी उनको अलाउ किया गया था कि वो एक पार्टी भी बना ले, और उनको ख़वातीन की नशिस्तों में से एक नशिस्त भी उनको एलोकेट हो गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार हों तो अपने आप को पार्लिमानी पार्टी में मुंतकिल कर सकते हैं, एक ऐसी पार्टी में जिसकी बाहर शनाख्त मौजूद है, जैसे कि PTI के लोगों की PTI की शनाख्त मौजूद है। तो वो ये अपने आप को पार्लिमानी पार्टी में तब्दील कर दें, और फिर इसी दौरान अगर पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा ले, जिसके लिए अभी भी उनके पास कुछ 8-10 दिन बाकी हैं, तो वो ये काम मुकम्मल करके एक बाज़ाब्ता पार्लिमानी पार्टी के तौर पे अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए अपना कोटा क्लेम कर सकती है, और कानूनी तौर पे कोई चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं है। तो अहमद बिलाल साहब, इसके लिए अब क्या रस्मी कार्रवाई करनी होगी इन अरकान को जो अपनी शनाख्त PTI की शनाख्त अडॉप्ट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो उनको सिर्फ एक दस्तखत करने होंगे एक दस्तावेज़ के ऊपर कि हम सब मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के तौर पे अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। और फिर ये चूँकि अभी तक स्पीकर का ओहदा तो खाली नहीं होता, वो कोई ना कोई स्पीकर मौजूद होता है, तो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में और असम्बलियों के सेक्रेटेरिएट में ये इतला दे दें। लेकिन उससे पहले इनको अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने होंगे। वो ज़्यादा अहम इसलिए है ताकि इनकी वो जो सिंबल के लिए प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाए। तो अब इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें कि ये किसी जमात में ज़म होके उसकी शनाख्त इख्तियार करें, क्योंकि ये एक ऑप्शन भी काफ़ी डिस्कस होता रहा है और ख़ुद PTI के लोग कर रहे थे। परहैप्स इसकी बुनियाद यही है कि जहनों में इबाम कि वो अभी PTI की शनाख्त इख्तियार कर सकते नहीं हैं या नहीं, और इसीलिए इस ऑप्शन की भी बात होती रही कि किसी और सियासी जमात में ये जमात वक्ती तौर पे जम हो जाए, या ये लोग जम हो जाएं और उस पार्टी की शनाख्त हासिल कर लें। जी, पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं और पार्टी फिर रिजर्व सीटों में अपना हिस्सा क्लेम कर ले, वो तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन जाहिर है जब वो किसी पार्टी में शामिल होंगे
तो फिर उस पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, उसकी क़यादत की हिदायत के मुताबिक चलने के पाबंद होंगे, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। मेरे ख्याल में इंसाफ का तकाजा ये है कि इनको अपनी पार्टी के तौर पे मुनज़्ज़म होने का मौका दिया जाए, बल्कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। कानून के अंदर कोई रुकावट नहीं है कि जिसकी वजह से ये अपनी पार्टी खुद तश्कील नहीं दे सकते, कोई रुकावट नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर कोई रुकावट दरमियान में पैदा करे भी तो इन्हें अदालत के पास जाना चाहिए और ख़ुद अपनी पार्टी की शनाख्त पे इंसिस्ट करना चाहिए। इस पर कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। तो अहमद बिलाल साहब ये बताइएगा कि अब हम इलेक्शन की बात करते हैं कि ज़ाहिर है ये कहना तो नामुनासिब होगा कि इलेक्शन 100% धांधली की पैदावार है, और ये कहना भी मैं ये समझता हूँ कि हम नहीं कह सकते कि ये साफ शफाफ इलेक्शन हुए। होशरुबा वाक़यात हैं जो हमारे सामने हैं, जिसको कोई भी तरदीद नहीं कर सकता। फिर जिस तरह से फ़ैसले आने, जब ये नताइज आने का मसला आया, फिर उसमें जो एक तात्तुल आया, फिर जिस अंदाज़ का तात्तुल आया, उसके बाद जो नताइज आए, 3 घंटे के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कहीं चले गए, ये तमाम मामलात बहरहाल एक ऐसे इलेक्शन की निशानदेही करते हैं जो कि शायद इससे पहले भी हम मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में देख चुके हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि शायद इस किस्म के इलेक्शन ही हमारी एक किस्मत बन गए हैं। हमारी अब हम इससे बच सकेंगे, और शायद अब ये मामला इससे भी आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा हमने कोई वो उसकी कोई इस्लाह नहीं देखी जो हमने 2018 में देखे। और यकीनी तौर पे जो प्री इलेक्शन मामलात रहे, फिर इलेक्शन वाले मामलात रहे, वो यकीनन एक बहुत बड़ा खला छोड़ गए। सबसे बड़ा जो मसला और जो शकूक व शुबहात पैदा करने की बुनियाद चीज़ बनी है वो ये कि इंतखाबात के नताइज में इतनी देर किस तरह से हो गई, जबकि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे और रात को 2 बजे तक इंतखाबात के नताइज का ऐलान करना कानून की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी रात 2 बजे तक ये नताइज का ऐलान नहीं हुआ। और 3 बजे बल्कि मीडिया पे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का एक बयान देखा जिसमें उन्होंने एक वार्निंग दी रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि अगर वो आध घंटे में नताइज का ऐलान नहीं करते तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर भी कोई नतीजों का ऐलान नहीं हुआ और ना ही उनकी सस्पेंशन हुई। तो ये जो इस वक्त शकूक व शुबहात है उसकी बड़ी बुनियाद तो ये है, वरना हकीकतन मैं अगर नताइज को देखता हूँ और उनको पिछले पब्लिक ओपिनियन पोल से कंपेयर करता हूँ तो मुझे कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आता। नशिस्तों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वोटर की परसेंटेज में जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था वही हुआ है। लेकिन ये अपनी जगह शकूक व शुबहात की बुनियाद 2 बातें हैं। एक तो ये कि इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर हुई, और दूसरा ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनको जो फॉर्म 45 दिया गया है वो फॉर्म 47 के साथ मैच नहीं करता। अब इसका फैसला तो ज़ाहिर है या इलेक्शन कमीशन कर सकता है, या फिर ट्राइब्यूनल कर सकता है, या फिर अदालतें कर सकती हैं। हमारे सामने तो वो शहादतें नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में तकरीबन हर जमात जहाँ पे वो नहीं जीती वहाँ पे वो शिकायत कर रही है। तो अब बिलाल साहब, जाहिर है कि बुनियाद वही रही कि हम इस इलेक्शन से भी निकल आए, और फिर आप चाहे हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर इसका जो फीडबैक है वो देख लें, इंडिपेंडेंट देख लें, आप पॉलिटिकल रहने दें, और फिर पूरी दुनिया का जो इस पर रद्द-ए-अमल है वो देख लें, फिर जो ऑब्जर्वर्स का है वो आप देख लीजिए। एक बार फिर हम जो है वो एक मशकूक इलेक्शन की पैदावार पार्लियामेंट को हम आगे बढ़ाने का मौका देंगे, और फिर बहरहाल जो होगा सो होगा। जी हाँ, ये एक साया तो मंडलाएगा आने वाली पार्लियामेंट के ऊपर, जब तक कि उसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पे किसी इंक्वायरी के ज़रिए, किसी फैसले के ज़रिए, जिस तरह से आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात के ऊपर भी ये साए मंडला रहे थे। फिर बिलाखिर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सरबराही वो एक कमीशन बना था, और उस कमीशन ने फिर ये फैसला दिया था कि ये इंतखाबात के नताइज रिफ्लेक्ट करते हैं बिलअमूम अवाम की राय को। तो हम उस तरफ जाने की बजाय मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत साजी की तरफ जाना चाहिए, और जो कानून और आइन में रास्ते दिए गए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस कर लिया जाए। मसलन इलेक्शन ट्राइब्यूनल है और अदालतें हैं, उनके ज़रिए से किया जाए। लेकिन फ़िलहाल
मैं समझता हूँ इंसाफ का तकाजा ये है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको एक पार्टी में कन्वर्ट होने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बेइंसाफी होगी कि अगर वो इतनी तादाद में मुंतखब हुए हैं लेकिन वो रिजर्व सीटों से महरूम रहेंगे। तो अच्छा, और एक बार फिर इस मामले में ये तो आपने फरमाया कि ज़रूरी है, अच्छा है कि वो जाके फिर बाद में अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करा ले, मगर वो मशरूत नहीं है इस अमल का, यानी कि पहले वो जाएं और पहले अपना लिख के दे दें इलेक्शन कमीशन को कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं, हम पीटीआई हैं, हमारी ये तादाद है, ये एक तहरीरी तो दे दें और उसके ज़रिए उनकी पीटीआई की शनाख्त हो जाएगी। फिर आप फरमा रहे हैं कि फिर ज़रूरी ये है कि फिर वो अपना इलेक्शन भी करा लें ताकि उनको सिंबल मिल जाए और फिर वो मखसूस नशिस्तों और फिर आगे सेनेट के लिए जो है वो अपनी तगदौ शुरू कर सके। यही आपने फरमाया ना? जी, हकीकत यह है कि वो सिंबल की इस मौके पे कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि सियासी जमात की तारीफ ये है कि वो सियासी जमात जिसके पास इलेक्शन सिंबल हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना चाहिए, वरना वो बहैसियत सियासी जमात के उसकी एनलिस्टमेंट कायम है, उसकी शनाख्त मौजूद है। तो अगर वो सियासी जमात बन जाएगी तो सिंबल की वजह से उसको रिजर्व सीट से महरूम तो नहीं रखना चाहिए। लेकिन चूंकि रूल में लिखा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एहतमाम भी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें बहरहाल करवाना होगा, क्योंकि उसके फौरन बाद सेनेट के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उसके लिए भी उन्हें शायद सिंबल्स की जरूरत होगी। तो ये काम तो उन्हें कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसकी सोच क्या है, वो इस हवाले से क्या समझती है, ये हमें बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा और उनके लीडर हैं सेनेट में और साबिक़ वज़ीर क़ानून भी रह चुके हैं, जनाब सेनेटर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र साहब फरमाइएगा, अभी हमारी अहमद बिलाल महबूब साहब से बात हो रही थी, उनके जहन में तो कोई इबाम नहीं है कि ये जो आज़ाद अरकान जो कि अपने आप को पीटीआई की शनाख्त बताते हैं और शायद उन्होंने तो अपने एफिडेविट भी अपने कागजात नामजदगी के साथ दिए हैं कि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, उनको तो एक तहरीरी इत्तला देनी है इलेक्शन कमीशन को कि वो सब पीटीआई के मेंबर हैं और पीटीआई की शनाख्त इख्तियार करना चाहते हैं। कोई मसला नहीं है, ये सब लोग पीटीआई के हो जाएंगे, उसके बाद ये चाहे तो फौरी तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं ताकि इनको एक सिंबल अलॉट हो जाए और उसके बाद ये रिजर्व सीट्स के लिए कंटेस्ट कर सकें। इतना सिंपल केस ये बता रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडाट गोया कि ये बता रही है, मगर आप लोगों की जो तमाम एक्टिविटी है उससे लगता है कि आपके यहाँ कन्फ्यूजन है। आप लोग इस बात की यकीन नहीं है कि इन तमाम आज़ाद अरकान की आइडेंटिटी पीटीआई की होना आप लोगों के नज़दीक शायद इसमें कोई इबाम है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी, जहाँ तक मेरा ज़ाती ओपिनियन है, जो मैंने कानून देखा है और पढ़ा इसके मामले में और जजमेंट जो आपको याद है डिफेक्शन केस की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो मेरा तो 100% जो ओपिनियन है और व्यू है वो बिलाल साहब के साथ है कि पीटीआई के ये कैंडिडेट्स हैं, पीटीआई के नॉमिनीज हैं, एफिडेविट इन्होंने पीटीआई का दिया हुआ है, पीटीआई को ये ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो रिजर्व सीट्स हैं वो उसके मुताबिक एलोकेट की जाएंगी पीटीआई ही को। तो ये ओपिनियन है, लेकिन मेरा ख्याल है जो खदशा है उसका भी मैं जिक्र करता चलूँ। खदशा ये है कि अभी तक जो हमने देखा है माजी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर किस्म की फैसले कर रहा है जो कि हमारे पीटीआई के एक तरह से खिलाफ हैं। एक फैसला रिसेंटली किया है, शायद उन्होंने कहा है हमारे एक कैंडिडेट ने फाइल की थी पिटीशन इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने उस पिटीशन में शायद कह दिया कि ये पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो और ये आज़ाद हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। तो उस फैसले की वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, उस फैसले की वजह से ये अबहम है और कुछ सर्कल्स ये समझती हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास करेगा जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है जब ये रिजर्व सीट की बारी आए या उसके बारे में कैलकुलेशन की जाए। तो लेकिन अली ज़फ़र साहब, यही अभी अहमद बिलाल साहब कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ ये आपके आज़ाद अरकान जो हैं बकौल पिलदाट के कि आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मुतला करें, आपकी पीटीआई, आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है, ये पीटीआई की शनाख्त इख्तियार करना चाहते हैं, आपकी शनाख्त पीटीआई की हो जाएगी,
उसके बाद फौरी तौर पे आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं ताकि आपको सिंबल अलॉट हो जाए, जो कि ज़ाहिर है कि आपकी ज़रूरत है। उसके बाद आप मखसूस नशिस्तों पे लड़ें, आगे सेनेट पे लड़ें। तो इसमें तो किसी किस्म की कोई भी इबाम नहीं है पिलडाट के जहन में कि आगे क्या होना है। मगर मुझे बज़ाहिर साफ ये लग रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप लोग इस मामले में कन्फ्यूज्ड हैं। जी, कन्फ्यूजन मैंने जिस तरह बताया कि वो एक जजमेंट, एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, उसकी वजह से कॉशन है, उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एहतियात, गैर एहतियात, जो कहते हैं मैक्सिमम एहतियात, वो कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ ना हो कि इलेक्शन कमीशन फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जिसकी वजह से नुकसान हो। तो ये डिबेट चल रही है, लेकिन जिस वक्त अभी मैं इसी लीगल मीटिंग से निकला हूँ और वहाँ ये अभी तक फैसला नहीं हुआ कि हमने किस तरह जाना है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं जो फिल्डेट के बिलाल साहब ने कहा और बड़ा सिंपली उन्होंने एक्सप्लेन किया, बड़े आम सादा अल्फाज में और क्लियरली, मेरी भी ओपिनियन जो है, मेरा भी जो व्यू है वो यही है जो उनका है, नेमली कि आप अगर पीटीआई ज्वाइन करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि पीटीआई के ही मेंबर्स हैं और पीटीआई की पार्लियामेंट और मगर इसमें एक और बात यह है कि अली ज़फ़र साहब कि ये बात तो तय हो चुका है इससे पहले, और हमें बताया गया है, वो भी अहमद बिलाल साहब ने बताया कि कबायली इलाक़ों में 3 उम्मीदवार थे आज़ाद, उसके बाद उन्होंने हैसियत इख्तियार की बाप की, उसके बाद फिर उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट हुआ, उसके बाद उनकी उसी बेसिस पर उनको एक रिज़र्व सीट भी मिल गई। एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट केस जो है वो मौजूद है और जो कि इलेक्शन कमीशन की अम्ब्रेला के तहत हुआ। जी बिल्कुल, उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं हम उस केस को, और आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एक प्रेसिडेंट ये है, और कुछ अगर आप माजी की देखें तारीख में तो पंजाब असेंबली में भी इस तरह की एक बार हुई थी 2018 के जब इलेक्शन के बाद इसी तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। तो उस लिहाज से तो मामला काफी क्लियर है, लेकिन आपने आजकल की एनवायरनमेंट भी देखी है, और उस एनवायरनमेंट में आप बहुत ज्यादा आपको कॉशियस होना पड़ता है। तो आप हर किस्म का जो पहलू है उसको बाकायदा देखभाल के और समझ के फिर आगे स्टेप उठाना पड़ेगा। तो ये आज इंशाल्लाह हम क्लैरिटी इस पे ले आएंगे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं आप अपने अरकान की जो कि मुंतखब हुए हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ की, उनकी लॉयल्टी आपके साथ बरकरार रहे, ये तमाम चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक आपका रुकन तो लाहौर से सिरक गया ना? जी, एक अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने, मुझे जो इत्तला मिली है वो उन्होंने डिफेक्शन की है, लेकिन उसका उनको नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि मेरी नज़र में डिफेक्शन क्लॉज जो आर्टिकल 63A है वो लागू हो सकता है उनके ऊपर, या कम से कम उनकी जो एफिडेविट उन्होंने दिया था उसमें चूंकि उनका वो एफिडेविट गलत साबित हुआ तो उसकी वजह से भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वो जो एफिडेविट्स है वो तो आपके सारे अरकान के हैं, वो किस बात की प्रोटेक्शन है? वो किसी कानून के तहत तो उनको पाबंद नहीं करता ना कि वो आज़ाद ना रहें। एक्चुअली जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे कैंडिडेट्स ने, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम जो हैं मेंबर हैं पीटीआई के, और हम इनकी ही बिहाफ पे पीटीआई के नॉमिनी की हैसियत से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो और उसके साथ एफिडेविट दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अगर वो एफिडेविट गलत साबित होता है या उसमें वो नजर आता है कि झूठ का अनासर है, तो फिर की कार्रवाई हो सकती है। और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अगर एफिडेविट या नॉमिनेशन पेपर में कोई गलतियां होंगी या कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट होगी, मिसडेक्लेरेशन होगी, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है डिस्क्वालिफिकेशन की। ये है कानूनी पोजीशन उसकी। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि इसके बाद इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब आपका कोई ऐसी एफर्ट है कि आप एक्सप्लोर करें कि इसकी एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपको मिल जाए, कि ब्लैंकेट जो है इंटरप्रिटेशन मिल जाए सुपीरियर कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, ताकि ये मामला एक बहुत ही सॉलिड तरीके से रिजॉल्व हो सके, या आपको उसके लिए आपको यहाँ इलेक्शन कमीशन के साथ ही स्ट्रगल करनी होगी?
देखिए हमारा हमें जो ये इशू है, चूंकि इसमें अभाम है और कंफ्यूजन है, लेकिन असल में ये बुनियादी हक का मामला है, ये आर्टिकल 17 का मामला है और ये मामला है जो लोगों के वोट की हिफाजत करने का मामला है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम अदालत उज़्मा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उस तक रिजू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहली स्टेप ये है कि हम क्लैरिफिकेशन लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो क्या समझते हैं, और उसके बाद अगर उनकी फैसला यही है कि नहीं, आपको नहीं ज्वाइन किया जा सकता पार्टी PTI को, तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब ये बताइए कि फिलहाल अगले ऑप्शन के लिए या जो आपको इलेक्शन कमीशन में जाना है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए, पहले इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए, फिर आप मूव करेंगे अपने एक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास? नहीं, मेरा ख्याल है हमें ये इजाज़त है, सेक्शन 8 और 9 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसमें हमें इजाज़त है कि हम उनको क्योंकि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने होते हैं और सारे मामला उनके हैं, तो हम अभी भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं उनके सामने। और मेरा ख्याल है ये शायद कल हम इस पिटिशन में तरफ भी गौर करें और उसको फाइल कर दें। तो कल ये आप ये फाइल करेंगे, ये एक दरख्वास्त देंगे इलेक्शन कमीशन को कि हमें शनाख्त दी जाए PTI की? जी, और इस ये सारे मामले की क्लैरिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र हमारे साथ थे और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि सेनेटर अली ज़फ़र ने बताया कि कल PTI बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी कि जो 93 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने एफिडेविट भी दिया हुआ है इस इलेक्शन कमीशन में कि उनका ताल्लुक PTI से, उनको बाकायदा PTI की हैसियत दी जाए। और कल इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दे देगी PTI, और ये एक कल अहम डेवलपमेंट होगी इस लिहाज से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।